वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट में आपके लिए तैयारी करी है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 14 पार्ट स्पेशल, ओनली स्पेशल की बात करें तो 14 पार्ट में आपको दे चुका हूं। इंग्लिश मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट है, या फिर इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा पहले। इसके बाद इस सेकंड पार्ट को, इसके बाद फिर इसका सेकंड थर्ड पार्ट इस तरह से आता चला जाएगा। आप अपने एग्जाम के लिए बेस्ट हैं, इनको एक बार रिवाइज करके आप अपने पेपर देने जरूर जाना चलेगा। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे ही आपका एयरफोर्स, नेवी और भी मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने चाहिए, तो वो मैं आपको जरूर करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊं इनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि देखिए, जब आप पेपर देने जाएं उससे 8-10 दिन पहले आप इनको नोट करके ही जाना। ठीक है, एक बार इनको रिकैप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि देखो, सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि आई डाउट दैट ही इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। अब यहां पर एक चीज आपको समझ लेनी है। देखो, सिंपल सी बात, यहां पर अगर कभी भी डाउट वाला कोई सेंटेंस आ जाए, कैसा डाउट वाला, तो उसके साथ जो कंजंक्शन चलता है, जो दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है ना, वो दैट नहीं, वहां पर वेदर करता है। क्या करता है? वेदर। इसे आपको याद करा देता हूं। देखो, वेदर ऐसे याद रखो। देखो, वेदर, एक तो वेदर ये होता है ना, WEATHER, ये तो वेदर है, ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये इसका मतलब होता है मौसम। तो एक वेदर वो दूसरा वाला होता है जो आपने एक्टिव पैसिव उसमें देखा होगा ना, वेदर। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो वेदर वाली स्पेलिंग क्या होती है? WHETHER। ठीक है, वेदर लगाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। एक बात बताइए, डाउट यानी कि वेदर पर हमेशा में डाउट रहता है, कब बारिश हो जाए, कब तूफान, कब आंधी आ जाए। बोलो यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी डाउट होगा तो वो किसके साथ होगा? वेदर के साथ होगा। तो इस दैट की जगह पर वेदर आ जाएगा। ये चीज आप याद रखना भाई। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैवंट आई। ये क्वेश्चन टैग है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। देखो, वैसे एक चीज है कि वैसे लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। देखो, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक कॉमा आता है। आपको पता होगा जब आप क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो उसमें कॉमा जरूर आता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में नहीं दे रखा। तो फिलहाल में बी वाला जो है पार्ट एरर माना जा सकता है, लेकिन जब आंसर की आई थी ना तो उसमें नो एरर वाला ऑप्शन दे रखा था। इसका मतलब कॉमा को वहां पर प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। ठीक है ना, मैंने इसके आंसर की भी चेक किया तो वहां पर इस कॉमा को कोई महत्व नहीं दिया गया। बट बेसिकली यार, कॉमा होता है, ये आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, बट एसएससी की तरफ से जो आंसर आया उसमें कॉमा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। चलिए, फिलहाल में आप इसके बी पार्ट में गलती कर सकते हैं, और ऑफिशियल आंसर की में यहां पर डी वाला पार्ट था, यानी कोई भी गलती इसमें नहीं बताई थी। एक क्वेश्चन है कि देखो, वी आर हियरिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर। यानी कि क्या है, हम जो टेप रिकॉर्डर से क्या करते हैं? गाने सुनते हैं। अब यहां पर देखो, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया गया है। अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि आगे जो हेयर है ना, वो कंटिन्यूअस में नहीं आता। हियर के साथ आईएनजी आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मत करिएगा, अच्छी बात है। तो सर, अगर एक बात है, इसमें जो एरर है वो बी वाले पार्ट में है। किस में है? बी वाले पार्ट में, क्योंकि हेयर तो आईएनजी आता ही नहीं है। अगर हमें इसे सुधारना है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया हेयर में आईएनजी नहीं आता, इसलिए ये मामला चल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे करेक्ट करना है, सही भी तो बताना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हेयर की जगह आप लिसन कर सकते हैं। तो लिसन में आप आईएनजी लगा सकते हैं, ये लिसनिंग हो सकता है, लेकिन हेयर में आईएनजी लगा करके हियरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूअस फॉर्म में तो लिसनिंग, अब लिसनिंग लगा दिया तो लिसनिंग सॉन्ग्स नहीं, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो ये टू जो है वो लिसनिंग के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया कि बी वाले पार्ट में गलती है, ये इजआरएम के साथ हेयर आईएनजी वगैरह नहीं आता। अगर इसे सुधारना है तो आप लिसनिंग टू कर सकते हैं यहां पर। आगे तीसरा है कि ए होली मैन एक्सेप्ट्स विद ऑल द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम। एक चीज बताओ आप कि अनकाउंटेबल, पहले अनकाउंटेबल यदि कोई नाउन है तो उससे पहले देखो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको दा का यूज नहीं करना होता है। बोलो, ये आपने पढ़ा होगा आराम से, खूब जोरों शोरों से पढ़ा होगा कि ह्यूमिलिटी जो इसका मतलब होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता। क्या होता है? नम्रता। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो एक चीज एक और याद रखना कि देखिए, ऑल के साथ अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो आप दा का प्रयोग मत करिएगा, लेकिन अगर ऑल के साथ अगर कोई काउंटेबल नाउन आए तो आपको दा का यूज
करना है। देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, वहां पर बच्चों को ये सबको पता होता है, मैंने भी रूल बताया था कि ऑल द, ठीक है, मतलब ऑल के साथ द आता है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर देखो अनकाउंटेबल थोड़ा सा मिस्टेक किया तो बच्चों ने अगर ये नहीं पढ़ा है तो वो गलत कर जाएंगे। अनकाउंटेबल मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले दा का यूज नहीं करते। तो देखो यहां पर इस तरह से मामला सेट हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं है ना। आप देखो समझते जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, चलेगा। तो ऑल के बाद दा का यूज नहीं करेंगे। आगे है द टीचर आस्क्ड हिम विच इंग्लिश नोवेल डिड ही लाइक टू द मोस्ट। ये चीज आपको समझ लेनी है। ये देखो फिक्स, आपको मैं बता दूं, आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उनमें एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर बीच में जो भी हमने अगर कोई भी कंजंक्शन प्लस नाउन ये लगा दिया ना, तो इसके बाद जो सेंटेंस चलेगा उसमें वो उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी ना कि वर्ब से। बोलो, क्योंकि आपने देखो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना तो इफ लगा दो, वेदर लगा दो, तो उसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आता है ना कि वर्ब आता है वो। क्योंकि देखो यहां पर आपने कंजंक्शन लगा दिया, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, सिंपल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। तो इंटेरोगेटिव कैसे बोला मैंने, देखो बच्चे क्या करेंगे यहां पर, वो सोचेंगे वो विच स्कूल विच क्लास ऐसा आता है, तो उसके बाद तो सर हेल्पिंग वर्ब आती है ना, मतलब विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ऐसे करके आता है। लेकिन वो सर ओनली इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है, यहां पर ये इंटेरोगेटिव है ही नहीं। सर जी आपको कैसे पता चला, अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो क्या लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता? बोलो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो WH वर्ड प्लस नाउन दे रखा है ये कंजंक्शन है, यहां पर ये जोड़ा गया है। जब कंजंक्शन आ जाता है लास्ट में, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना कि इस कंजंक्शन के बाद सीधे सीधे आपको सब्जेक्ट यूज कर देना है। गलती मत करना क्योंकि आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बस इनको आप समझते आना। एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करना। आगे देखो एक क्वेश्चन है इसमें, स्टूडेंट मस्ट गिव द एयर टू व्हाट द टीचर टेल्स देम। सर ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, समझ लेना चाहिए आपको। देखो ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब होता है कि ध्यान देना, इसका मतलब है स्टूडेंट मस्ट, देखो ये दा की जगह पर एन आना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गिव एन ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, ये पूरा फ्रेज है। तो फ्रेज बिल्कुल फिक्स होती है ना, उसमें आप गलती नहीं कर सकते। तो उसने क्या कर दिया कि फ्रेज को ही मॉडिफाई कर दिया, वहां पर एन की जगह पर उसने दा लिख दिया और बोल दिया कि एरर इसमें छांटिए। तो याद रखना गिव एन ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, जो ये पूरा का पूरा फ्रेज है, ठीक है। तो द ईयर टू की जगह पर एन ईयर टू यहां पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन तो इसमें काफी है, लेकिन वही है जो आपके लेवल है और आपका अच्छा मुझे लगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, तो वो बेसिकली आप इनको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक बार और, चलो मैं फटाफट से रिवीजन करवा दूं आपको, चलो जल्दी से देखो। अगर डाउट किस में होता है बताओ, वेदर में, तो इसका मतलब है डाउट के बाद कंजंक्शन कौन आएगा, वेदर आएगा। एक बात और बताया था कि ये वो कॉमा वाला प्रॉब्लम था, बट आंसर की में डी वाला यहां पर दे रखा था। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा हियरिंग जो होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। सर पहचाना कैसे कंटिन्यूस है, यार इजार है बहुत बड़ी आईएनजी लगता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म होता है ना, तो इसमें आप हियरिंग नहीं लगा सकते, इसकी जगह मॉडिफाई कर सकते हैं, लिसनिंग टू लिख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है कि देखो ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो दा लगेगा, लेकिन ऑल के साथ यदि वो अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो दा मत लगाना। आगे बढ़ो, आगे एक क्वेश्चन और है कि देखो विच इंग्लिश नोवेल, ये पूरा का पूरा कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब आगे जो भी आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, तो इसको क्या डिड को हटा दो यहां से, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा ना। देखो इस कंजंक्शन से पहले कौन सा टेंस है, पास्ट है ना, तो इसका मतलब एक कंजंक्शन के बाद जो चलेगा वो पास्ट चलेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। जब यहां से हम डिड को हटा देंगे तो ये लाइक किस में चला जाएगा, लाइक्ड में चला जाएगा, तभी तो पास्ट हो पाएगा ना, वरना ये तो गलत हो जाएगा। आपने डिड भी हटा दिया और यहां पर ही लैक्स तो होता ही नहीं है, फिर वो ही लैक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, वो गलत होता। इसलिए बेसिकली इस डब्ल्यू से पहले पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे देख लीजिएगा, मैंने ये पूरा फ्रेज बताया था कि गिव एन एयर होता है, गिव एन एयर टू का मतलब होता है किस, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इन अवर यंगर ईयर्स, ठीक है, अवर माइंड्स आर एंड सॉफ्ट, इसका मतलब है कि देखो इम्प्रेशनेबल, यानी कि यंगर ईयर्स में हमारा जो माइंड होता है ना वो कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है और इम्प्रेसिबल होता है। इम्प्रेसिबल का मतलब होता है बहुत जल्दी क्या करना, एक तरह से मतलब कहते हैं ना उसे आसानी से प्रभावित हो जाने वाला, वो होता है इम्प्रेसिबल।
तो वही होता है, एकदम बहुत जल्दी आसानी से प्रभावित हो जाता है। एक देखिए, एक है इसमें अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है एकदम, कहते हैं ना, आसानी से कोई भी चीज स्वीकार करने वाला। ठीक है साहब, मेरी गलती है तो मैंने स्वीकार कर लिया। एक होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे रबर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है उसे। एक होता है प्लाईबल, तो प्लाईबल का मतलब होता है वो भी लचीला टाइप में होता है। ठीक है, प्लाईबल, PLIABLE। तो यहाँ पर डिस्कस हो गया। आगे देख लीजिए एक क्वेश्चन और इसमें, शी डज नॉट हर मनी। ये आपको समझ लेना है। तो देखो याद रखना कि केयर के साथ फॉर आता है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। केयर फॉर, केयर फॉर 2-3 बार जब आप इसे बोलेंगे तो ये आपका परमानेंट याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो केयर के साथ क्या चलता है, फॉर चलता है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ऑल क्लॉथ्स वर सोक्ड वाटर। ये समझ लेना आपको इसमें क्या आएगा। इसका मतलब देखो, सारे हमारे जो सारे कपड़े थे ना वो वाटर में क्या हो गए, भीग गए, सोख गए। ठीक है, मतलब सारे कपड़े क्या करते, उसने पानी को सोख लिया, मतलब वो भीग गए। तो याद रखना इन, यानी कि इन वाटर, शोक के बाद इन आता है, ये आपको याद रखना, शोक इन वाटर। ठीक है, तो शोक इन वाटर मतलब इन वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। मतलब शोक इन का मतलब होता है भीग जाना, तो शोक के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, बस याद हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है इसमें, यू स्टैंड अ गुड चांस द मैच। अब ये समझ लेना है इसमें क्या आ सकता है और क्यों आएगा। बेसिकली क्यों आएगा वो समझ लेना है। देखिएगा, यहां पर आना चाहिए, इसमें एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ विनिंग। मतलब यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। ऐसा क्यों बोला मैंने, सुनिएगा। क्योंकि चांस के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, चांस के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का। तो ऑफ का तो सर ओनली इसमें सी वाला है ना ए ना बी ना डी। बस ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ऑफ के साथ, सॉरी, चांस के साथ क्या चलता है, ऑफ चलता है। तो ऑफ के बाद आपको पता ना, ऑफ एक प्रपोजिशन है। ऑफ के बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो वो जीरंड के फॉर्म में आएगी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जीरंड की फॉर्म में होती है। तो इसलिए हमारा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन में, ऑल हैल ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। ये आपको समझ लेना है। समझ लेना नहीं है, ये पूरा का पूरा एक प्रोवर्ब है, वेस्ड है, पूरा प्रोवर्ब है। मतलब है ना, सब्र की भी सभी सीमाएं टूट जाती हैं। सब्र भी मतलब लिमिट टाइम होता है ना यार उसका। तो आपको बस याद रखना है कि ऑल हैल इज, तो यहां पर क्या होता है, ऑल हैल इज। ये पूरा प्रोवर्ब है जो कि आपको याद ही करना पड़ता है। मैंने आपको प्रोवर्ब की वीडियो दे रखी है जो ऑलरेडी, और आई थिंक 25 से 30 प्रोवर्ब हैं, आप सर्च भी कर लीजिएगा, प्रोवर्ब, बेस्ट प्रोवर्ब बाय राम सर। तो वो ओनली 25 से 30 हैं, बस उनको याद कर लेना, वहां से बाहर नहीं जाता है। तो दोस्तों मैंने यहां तक अभी आपको ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग, देखो सर क्वेश्चन काफी हैं अभी, तो चिंता मत करिए, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको रिवीजन जरूर कराऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में, यानी सेकंड पार्ट में। आप इनको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा आप, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, पढ़ाई समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, या फिर ओनली टाइम पास हो रहा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर कर देना, ताकि सुधारी जा सके मिस्टेक। चलिए, धन्यवाद।